Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So today we are basically going to continue with the topic of life processes, in which today our topic would be excretion. Okay. In the last few classes we covered some of the processes of life processes, in which we covered digestion, which is the nutrition, then we covered respiration, then we covered transportation, and finally we have came up to the fourth important life process of every organism, that is excretion. Okay. So basically the first question which arises in everyone's mind, what is excretion? There are lots of students out there who think excretion and egestion are similar terms, but that's not true. Okay. So let's discuss this thing first, because it's a query of lots of students that egestion and excretion is the same thing. If I talk about egestion, अगर मैं egestion की बात करूँ, तो egestion is one of the steps of the holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition का एक step होता है egestion. हमने holozoic mode of nutrition पढ़ा था, वो क्या था? It is the process by which organisms eat the whole solid food. उसमें organism क्या करता है? Whole solid food को खाता है, और उसमें 5 steps involved होते हैं. क्या होते हैं वो steps? Ingestion, digestion, absorption, assimilation, and finally we have egestion, मतलब exit of food, exit of the undigested food out of the body, removal of the undigested food out of the body. ठीक है. तो ये जो egestion होता है, that is the removal of undigested food particles. But हम जो पढ़ने वाले हैं excretion, that is not removal of undigested waste particles. So egestion, excretion सबसे पहली बात अलग चीज है. अगर egestion is the removal of the undigested food particles, तो excretion क्या होगा? तो if I talk about the term excretion, तो excretion का मतलब है removal of harmful nitrogenous waste and metabolic waste from our body. Removal of nitrogenous and metabolic waste from our body is termed as excretion. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, अच्छा ये तो ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट तो हम रिमूव कर रहे हैं, लेकिन ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है? मेटाबॉलिक वेस्ट तो चलो आप समझ गए होंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के एंड में जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो मेरे बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, वो हो गए मेटाबॉलिक वेस्ट. बट ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? ये नाइट्रोजनस वेस्ट आखिर है क्या? ठीक है. तो हम सबको पता है कि ये जो प्रोटीन हम खाते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन होते हैं वो एक तरह के अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं. प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं. और अगर आप कभी इन फ्यूचर बायो को और इन डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अमीनो एसिड के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में. अमीनो एसिड के अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसके 4 ब्रांचेस होते हैं, और उनमें से एक ब्रांच में मिलता है अमोनिया. ठीक है. तो बेसिकली हमारा बॉडी जो प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है? वो जो टूट के निकलता है वो होता है अमोनिया. बट अमोनिया में एक प्रॉब्लम है, इसे हम डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया को डायरेक्टली बॉडी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए. अब हम एज ह्यूमंस इतना ज़्यादा वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जस्ट अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए. तो होता क्या है, ये जो अमोनिया होता है ये आपके लिवर में जाता है. ये अमोनिया आपके लिवर में जाता है, और लिवर में एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है ऑर्निथीन साइकिल. क्या कहते हैं?
ऑर्निथीन साइकिल, और इस ऑर्निथीन साइकिल में अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। क्या हो जाता है? अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में, और फिर ये जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर ब्लड उसे किडनी तक लेके जाती है, और किडनी अपना फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर देती है। तो ये होता है एक्सक्रीशन का मतलब। एक्सक्रीशन, इजेशन इज नॉट द सेम थिंग। यूरिनेशन इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, शिटिंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, शिटिंग इज इजेशन। ओके, चलिए अब हमें देखना है कि पॉसिबल एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या क्या होते हैं या क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या क्या होते हैं या क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं पॉसिबल एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करूं तो एक्सक्रीटरी वेस्ट कैन बी ऑफ 3। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज अमोनिया, अनदर इज यूरिया एंड थर्ड इज यूरिक एसिड। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो अपना वेस्ट रिमूव करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव करते हैं, या तो वो अमोनिया के फॉर्म में करते हैं, या तो वो यूरिया के फॉर्म में करते हैं, या तो वो यूरिक एसिड में फॉर्म में करते हैं। अब ये जो तीनों जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनका क्राइटेरिया क्या है? अमोनिया को सबसे ज्यादा पानी चाहिए एक्सक्रीट आउट होने के लिए, उससे कम चाहिए यूरिया को, और सबसे कम मिनिमम वाटर में एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिक एसिड। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। हम कैसा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उन्हें? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स या यूरियोटेलिक एनिमल्स, और जो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो चलिए देखते हैं कि ये अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन है, और यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन है। अगर मैं बात करती हूँ अमोनोटेलिक का, या वो ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वहां पे आ जाते हैं फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स। फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट आउट करते हैं अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड दे आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूं यूरिया की या यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म की, जो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो उसमें आते हैं मैमल्स, हम, क्योंकि वी ऑल आर मैमल्स, एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, लैंड पे रहने वाले एम्फीबियंस। तो वो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? वो एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिया। एंड फाइनली वी हैव दोज ऑर्गेनिजम्स हु एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड, एंड दोज आर कंसिडर्ड एज द यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो उनमें कौन आते हैं? उनमें आते हैं रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड स्नेल्स। रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड स्नेल्स, ये 4 ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं? यूरिकोटेलिक। इनका जो एक्सक्रीटेड वेस्ट होता है ये पेस्ट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पेस्ट फॉर्म में होता है। पेस्ट फॉर्म और पैलेट फॉर्म। एकदम ड्राइड रहेगा, एकदम मिनिमम टू मिनिमम ये वाटर लॉस करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि वाटर लॉस ये ना करे। दे कांट अफोर्ड टू लूज वाटर। ठीक है, अब हम सबको पता है कि हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी ही हो। तो किडनी के अलावा और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? तो चलिए एक दो को हम देखते हैं। ठीक है, आप सब ने स्टैंडर्ड 9th में फाइलम्स के बारे में पढ़ा होगा। किंगडम एनिमल में फाइलम्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा फाइलम पॉडीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे आपने पढ़े हैं फाइलम्स अंडर इनवर्टिब्रेट्स। तो उनमें से अगर मैं एक फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीस को उठाऊं, जिनमें कि फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, जिनमें कि जो वॉर्म्स होते हैं वो चपटे होते हैं, फ्लैटेड बॉडी होता है, तो उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स। उनमें क्या पाया जाता है? प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स। अगर मैं और एक किंगडम यानी किंगडम एनिलिडा की बात करूं, तो किंगडम एनिलिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है नेफ्रीडिया।
एंड अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बात करूं, किंगडम आर्थ्रोपोडा की बात करूं, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करूं, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम अमंग ऑल। उन सारे इनवर्टिब्रेट्स के जितने भी फाइलम्स है उनमें सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि 1/3 ऑफ ऑल द एनिमल्स आर अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में अगर इंसेक्ट्स की बात हो रही है तो उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो होगा माल्फिजियन ट्यूब्यूल, और अगर मैं प्रॉन्स की यानी क्रस्टेशियंस की बात करती हूं तो उनमें होगा एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। तो ये तो बात हो गई अदर ऑर्गेनिजम्स में। अब हम बात करेंगे अपनी, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अब हम बात करेंगे। सो दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर जो आप पढ़ते आ रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसमें कि 2 किडनीज हैं, ये आपके 2 यूरेटर्स है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरेथ्रा है, एक आपकी रेनल आर्टरी है, ये ब्लू वाली आपकी रीनल वेन है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, सिस्टम का। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं? अ पेयर ऑफ किडनीज, सबसे पहला अ पेयर ऑफ किडनीज, और क्या है? अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर, जो भी यूरिन फॉर्मेशन होगा उस यूरिन को स्टोर करके रखने का काम कौन करेगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाने का काम कौन करेगा? यूरेटर्स। एंड फाइनली जब उसको बॉडी से बाहर आना होगा तो वो किसके थ्रू आएगा? वो आएगा यूरेथ्रा के थ्रू। वो किसके थ्रू आएगा? यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये आपके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ द human excretory system. These are the parts of very important parts of human excretory system. अब human excretory system का जो सबसे important organ है that is the kidney. अब हम उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अनाटमी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो किडनी होता है, जो ह्यूमन किडनी होता है, ह्यूमन किडनी के मेजर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और एक होता है इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ओके। और अगर मैं किडनी की बात करती हूँ, किडनी के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या फीचर्स है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो किडनी का जो लेंथ होता है वो अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। वो क्या होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर। विड्थ की, चौड़ाई की अगर मैं बात करती हूँ तो 5 से 7 मीटर होगा, और अगर मैं थिकनेस की बात करती हूँ तो वो 2 से 3 सेंटीमीटर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसके वेट की बात करती हूँ तो इसका वेट होगा अराउंड 170 ग्राम। दिखने में कैसा होता है? ये दिखने में रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, और बीन शेप्ड होता है। आप सबने राजमा खाया होगा, ये कुछ राजमा के शेप का है। राजमा का शेप कैसा होता है? एग्जैक्टली वैसा ही हमारा किडनी दिखता है, ठीक है। और इसका पोजीशन क्या होगा? इसका पोजीशन होगा T12 to L3। अब ये आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये T12 to L3 क्या होता है? आप सबको पता है कि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम के डिफरेंट सेगमेंट्स है। थोरैसिक वर्टिब्रे है, सर्वाइकल है, लंबर है, सैक्रल है, कॉक्सीजियल है। तो ये कहना चाहता है कि जो किडनी है, तो वर्टिब्रल कॉलम से अगर हम मार्किंग शुरू करें, वर्टिब्रल कॉलम के पोजीशन पे अगर हम लाइनिंग शुरू करें तो वो थोरैसिक वर्टिब्रे 12 होते हैं। तो 12वां थोरैसिक वर्टिब्रे से 3rd लंबर वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होता है आपका किडनीज। वो उसी के बीच में प्रेजेंट होता है आपके किडनीज। तो किडनी में जो फिल्टरेशन का काम होता है वो किया जाता है नेफ्रॉन के थ्रू। फिल्टरेशन का काम कौन करता है? नेफ्रॉन के थ्रू। एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट that each of your kidney bears around 1 million nephron. आपके एक किडनी में, each human kidney has approximately
मिलियन नेफ्रॉन। ह्यूमन किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब आपके पास एक पेयर है, 2 किडनीज है, तो आपके पास नेफ्रॉन कितने हुए? 2 मिलियन। मतलब आपके पास 2 मिलियन यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट है, और वो हर एक नेफ्रॉन अपना अपना फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और सम टोटल जो भी होता है वो आपके यूरेटर्स के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में इन द फॉर्म ऑफ यूरिन स्टोर होके रहता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कि ये जो नेफ्रॉन है वो दिखता कैसा है। काफी कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, अगर हम डायग्राम वाइज देखेंगे तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम एक सिंपल डायग्राम से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जस्ट अ मिनट। इसके ट्यूब्यूल्स, ठीक है, तो अगर एक रफ स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसका लेबलिंग जरा देखते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, ये जो आर्टरीज का एक टफ्ट बना हुआ है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। यहां से आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल, इधर से जा रहा है इफरेंट आर्टेरियोल। ये वाला स्ट्रक्चर है PCT, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं हेनलीज लूप। क्या कहते हैं? हेनलीज लूप। दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, और इस ये वाला पार्ट है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये है आपका DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT, और ये है आपके कलेक्टिंग ट्यूब्स। और ऐसे ही बहुत सारे यानी कि 2 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ योर किडनीज, और ये सारे के सारे यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और सारा का सारा स्टोर हो जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो पूरा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसमें मेजरली 3 स्टेप्स आते हैं। यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें 3 स्टेप्स आते हैं। तो क्या होता है वो, उस पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेजर स्टेप्स है। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन जो होता है वो कैसे होता है? तो जो भी ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज पूरे बॉडी में घूम लिया, जितने भी इम्प्योरिटीज, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट हुए, सब कुछ लेके वो पहुंच गया किडनी के पास। ठीक है, अब ये ब्लड आया एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू, और यहाँ पे हुआ फिल्टरेशन का काम। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो छन जाते हैं। ठीक है, बड़े वाले पार्टिकल्स रह जाते हैं, और जो भी फिल्टरेट होता है वो इस बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू आपके किडनी, आपके नेफ्रॉन के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, ये आगे मूव करते हैं, तो इसे मिलता है PCT। जो PCT का जो ट्यूब्यूल होता है वो बना होता है क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल का। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल जो होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसके सरफेस, उसका जो सरफेस एरिया होगा ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा क्यों होगा?
क्योंकि उसे जो भी फिल्ट्रेट आया उसमें से जितना भी कुछ है उसको रीअब्सॉर्ब करना है। जो भी फिल्ट्रेट होके आया उससे रीअब्सॉर्ब करना है, क्योंकि फिल्ट्रेट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरे बॉडी के लिए नेसेसरी है। मुझे उसे एक्सक्रीट आउट नहीं करना है, मुझे उसे एक्सक्रीट आउट नहीं करना है, तो क्या किया जाएगा, उसे दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तो पीसीटी में सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्रेजेंट होता है ताकि रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो। तो किस तरह का एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल। और मार्केट कि अराउंड 70% रीअब्सॉर्प्शन दोबारा से यहाँ पे हो जाता है। जो भी फिल्ट्रेट यहाँ से आया वो दोबारा 70% रीअब्सॉर्ब हो जाता है पीसीटी में, ठीक है। तो अगर मैं यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स पे ध्यान दूं तो पहला स्टेप फिल्ट्रेशन हो गया, बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फर्दर होता है रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है। रीअब्सॉर्प्शन का जो भी काम होता है वो पीसीटी में होता है। और फर्दर जब वो और आगे जाता है उसे हेनलीज लूप मिलता है। तो हेनलीज लूप का जो डिसेंडिंग पार्ट है, तो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। किस चीज का रीअब्सॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेता है और उतना ही पानी एक्सक्रीट आउट करता है जितना उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलने के लिए जरूरत है, ठीक है। और फिर जब वो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से पार होता है तो आयंस का रीअब्सॉर्प्शन होता है। अब ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए जितना आयंस का रिक्वायरमेंट है बॉडी उतना ही आयंस बॉडी से बाहर निकालेगा, उतना ही नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ उसको निकालेगा, यूरिन के साथ निकालेगा, ठीक है। अब यहां तक तो बात हो गई रीअब्सॉर्प्शन की। हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, आफ्टर दैट हमारा रीअब्सॉर्प्शन हो गया। हमारा तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। हमारा तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब दिमाग में आ रहा होगा, अब जब सिक्रीट ही करना था दोबारा तो रीअब्सॉर्ब क्यों किया भाई? जब तुम्हें दोबारा से सिक्रीट ही करना था तो तुमने रीअब्सॉर्ब किया है क्यों? तो होता क्या है, इन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोलैरिटी, उस यूरिन के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें दोबारा से इस फिल्ट्रेट में डाली जाती है। कुछ चीजें दोबारा से इस फिल्ट्रेट में डाली जाती है ताकि एक प्रॉपर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन रहे और प्रॉपर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन का एक यूरिन फॉर्मेशन हो सके। इस वजह से दोबारा कुछ चीजों का सिक्रीशन होता है एंड एक प्रॉपर यूरिन, एक प्रॉपर ऑस्मोलैरिटी का, जितने ऑस्मोलैरिटी का यूरिन हमें चाहिए उस ऑस्मोलैरिटी का यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था हमारा वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ओके। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितनी भी बेसिक चीजें थी वो हमने कवर कर ली। दैट वाज इट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, किडनी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, किडनी में क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाइए वेल लेबल करके। ये सारे क्वेश्चंस आर वेरी फ्रीक्वेंट और इट्स वेरी अनलाइकली कि आपको यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, बट फिर भी आप थोड़ा सा उसे पढ़ के जाइए, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर द डे। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक या फिर किसी पिछले टॉपिक पे या फिर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट आता है तो आप जरूर से जरूर उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं उन डाउट्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकूं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।